तो ये पार्ट पुटअप करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग गया है, सो सॉरी फॉर दैट। सो कंटिन्यूइंग विद पार्ट 41। तो पिछले पार्ट नंबर 40 में मैंने आपको बताया था कि मैं इतना डरती थी कि अगर उसकी व्हीकल की आवाज़ भी मुझे सुनाई देती थी तो मैं घर में कोना ढूंढने लगती थी कि मैं कहाँ समा जाऊँ। और चाहिए भी था कि मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई ऐसे बाहों में ले ले, मुझे ऐसे कोई थपथपाए, मुझे कोई ऐसे बचाए उससे। लेकिन जो भी करना था वो सब कुछ वो एक ही इंसान था मेरी लाइफ में वहाँ पे, जिस पे मेरी लाइफ डिपेंड थी। और मैं सिर्फ और सिर्फ उसके कंट्रोल में थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। और फिर 2010 में क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। तो 2010 में जितने भी इवेंट्स हुए और जहाँ से मेरी ये लीगल फाइट शुरू हुई, वो है एक इंसिडेंट के मुझे बहुत मारा था। जैसे कि पिछले पार्ट में बताया, मेरी काउंसलिंग हुई थी। वो काउंसलिंग के अंदर डॉक्टर ने बोला था कि अगर मेरे घर वाले नहीं आते हैं तो वो लोग मुझे डिस्चार्ज नहीं करेंगे या मुझे ट्रीट नहीं करेंगे कंप्लीट जब तक मेरे परिवार में से कोई ना आ जाए। तो उन लोगों ने 4 या 5 दिन तक तो ऐसा ही बोला कि वो लोग गुजरात से आ रहे हैं, उनको आने में टाइम लग रहा है। हमने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है लेकिन उनको आने में वक्त लगेगा। हालांकि किसी को कुछ नहीं बताया था। और फिर मुझे ले जाने के बाद मुझसे पैसे मांग रहे थे, मुझे इतना मारा था। जैसे मैंने बताया कि जॉइंट फैमिली, हम जॉइंट जहाँ पे रहते थे, फर्स्ट मैट्रिमोनियल हाउस, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मुझे लेके गए थे। और मैंने जब पूछा तो मुझे ऐसा बताया गया क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए हम यहाँ पे रहेंगे तो सब लोग साथ में मिलकर रह सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। तो मुझे तो वैसे भी पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे तो और अच्छा लगा। और उसकी ये बात सुन के तो ऑफकोर्स अच्छा लगा था, मतलब ये था ही नहीं, इसके बारे में यहाँ से मैं कुछ सोच ही नहीं सकती थी। इनफैक्ट अभी भी वही होता है क्योंकि बोलते हैं ना इंसान तो बदलता नहीं है, तो मैं भी नहीं बदल रही हूँ भाई। यहाँ से सोच यहाँ से ही शुरू होती है मेरी, और जब पढ़ती है ना तभी यहाँ पे लगती है। तो एनीवेज, तो मैं तो खुश हो गई थी कि चलो ठीक है। लेकिन मुझे दूसरे दिन उन लोगों ने सबने मिलके जो मारा, जो पीटा है कि तू ये सब ड्रामा कर रही थी और पैसा दो क्योंकि हमारा बहुत खर्चा हो गया हॉस्पिटल में, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट सब, मुझे तू पैसा दे। अब मैं कहाँ से देती क्योंकि मेरी जॉब तो वो साइको छुड़वा देता था। मैंने 2-3 जगह पे जॉब करने की कोशिश की लेकिन वहां पे 1 महीना नहीं होता था, 2 महीना नहीं होता था। तो वो मेरी ननद से वो सहन नहीं होता था क्योंकि मैं थोड़ी सी खुश रह लेती थी। और हम जॉब पे जाते हैं तो थोड़ा सा हम तैयार होके भी जाते हैं, थोड़ा सा ग्रूमिंग हमारा अच्छा होता है, तो ये सब मेरी ननद से सहन नहीं होता था। तो ये सब बातें हुई थी और वहां हॉस्पिटल में पुलिस को बुलाने की बात हुई थी। काउंसलिंग में भी मुझे थोड़ी सी हिंट दी गई थी कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं महिला पुलिस स्टेशन जाऊं क्योंकि मेरे घर से कोई भी नहीं आया है, वहां नहीं है। जितने भी दिन मैं वहां एडमिट रही कोई नहीं था। तो मुझे ऐसा बताया गया मेरी लाइफ डेंजर में है, मुझे महिला पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, वहां से मुझे हेल्प मिलेगी। मेरे पास कोई पैसा भी नहीं रहता था जब तक वो कुछ ना करे, कुछ ना लाए या मेरे हाथ में ना दे। तो 2010 में ये इवेंट्स हुए थे कि काउंसलिंग में मुझे थोड़ी सी हिंट दिया गया था कि मैं महिला पुलिस स्टेशन जाऊं क्योंकि मेरे घर से कोई नहीं आया है। और ये लोग कितने दिनों से वो डॉक्टर को भी घुमा रहे थे, वहाँ के स्टाफ को भी घुमा रहे थे कि मेरे घर वाले आ रहे हैं, आएंगे, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो मुझे घर पे ले गए, मुझे मारा पीटा, बहुत मारा था, बहुत पीटा था, मुझे वो भी होश नहीं था। वहाँ पे जाने के बाद भी 2 दिन घर के अंदर भी बेहोश रही थी, कपड़े पहनने का भी मुझे होश नहीं था, नहाने का, खाने का, कुछ भी नहीं। वो लोग तब तक मेरे मुंह में पानी या खाना नहीं देते जब तक उनको ये ना लगे मैं लाश बन चुकी हूँ और मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई होश ना हो तब तक। तो एक दिन मुझे बहुत मारा और मैं गई वहाँ के वुमेन पुलिस स्टेशन में, पूछ के लोगों से, चल के भाग के मैं एक बार निकली थी। इनफैक्ट मुझे धक्का मार के निकाला था और मेरा हस्बैंड है वही बोलता था कि जा तुम मेरा क्या कर लोगी, पुलिस को बुलाओ, जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, जाओ मेरी कंप्लेन करो। और मैं इतना रोती थी, मैं उसके पाँव पकड़ लेती थी, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती थी। वो पता नहीं क्यों गुस्सा करता था, क्यों इतना विम्सिकल वे में, वो विम्सिकल ही था, विम्सिकल वे में मेरे पीछे पड़ जाता था और मुझे धक्के मार के बोला था कि जाओ तुम पुलिस स्टेशन। और फिर मैं पूछते मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैं पहुंची हूँ वुमेन पुलिस स्टेशन। थैंक गॉड तब मुझे पता चला कि नहीं, दूसरे लोग से एक वर्ड बोल के मैं पूछती थी, मुझे लैंग्वेज नहीं पता चलती, पुलिस स्टेशन ये वो। एंड पीपल वी गुड इनफ टू टेल मी एंड शो मी द वे। कुछ लोगों ने केयर भी किया कि मैडम आप संभाल के जाइए, ठीक नहीं लग रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, यहाँ आप लैंग्वेज भी नहीं बोल पा रहे हो। और मैं पहुंची वुमेन पुलिस स्टेशन। वहाँ पे जाके मैंने कंप्लेन किया तो मुझे 2-3 लेडीज पुलिस थे, कोई शायद 1-2 जेंट्स भी थे। उन लोगों ने मुझे पूछा, पहले तो मुझे सुना और बोल रहे हैं कि अपने हस्बैंड का नंबर दो। मैंने नंबर दिया तो उन लोगों ने कॉल भी किया, तो वो उसको पूछ रहे हैं, मैंने सुना, वो फोन स्पीकर पे ही था, मैंने सुना कि उसको पूछा कि तुम कहाँ पे हो और तुम्हारी वाइफ कहाँ है, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं मैडम वो तो गुजरात में है। स्पॉन्टेनियस झूठ बोलता है वो इंसान, उसको सोचने की भी जरूरत नहीं होती। और मेरा दिल
टूट के चूर चूर हो रहा है। मैं जानती थी कि वो झूठ बोलता है, इतने साल में मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं समझ गई थी कि वो झूठ बहुत बोलता है, वो सिर्फ झूठी बोलता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन होने के बाद, इतना सीरियस हो जाने के बाद भी वो बाज नहीं आता। और जब वो ये बोल रहा था ना, उसका टोन बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है, घर पे कोई सीरियसनेस हुई ही नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन में रोए जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती थी। मैं कुछ भी हो उसको बोल देती थी, जब भी वो घर पे आए या अपना काम करे या 2 मिनट बैठा है। वो कभी मतलब 5 साल में उसने मुझसे 10 मिनट भी बात नहीं की, लेकिन नहा रहे हैं या मैं नाश्ता दे रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता मैं बोल देती थी जो भी मन में हो, ठीक है। और मेरी मम्मी को तो मैं भूल ही गई थी शुरू के 6 महीने में ही। मुझे मार पीट कर करके मेरे मुंह से और मेरे दिमाग से, मेरे दिल से, मेरे घर वालों के नाम मिटा दिए थे। तो मैं वो सोच ही नहीं सकती थी मैं कहाँ जाऊंगी। तो फिर पुलिस ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी वाइफ गुजरात में है। ऐसा तो पहले तो उनको पता नहीं था कि ये इंसान झूठ बोल रहा है या फिर ये कौन है। तो उन्होंने बोला कि तुम पुलिस स्टेशन आओ और तुम्हारे घर वालों को भी लेके आना, तुम्हारे ससुर को भी लेके आना, क्योंकि मेरे ससुर ने भी मुझे मारा था। मेरी ननद ने मेरे गले से मंगलसूत्र खींच लिया था। जब मुझे धक्का मार के बोला ना कि तू जा पुलिस स्टेशन करके, तो मेरी ननद ने मेरे गले से मंगलसूत्र खींच लिया। घर की कुछ चीजें थी वो सब उसने ले ली और वो नीचे लेके चली गई। मेरी भी चीजें, सिर्फ शायद मेरे कुछ कपड़े बचे थे, बाकी किचन में से ये सब चीजें वो एक एक करके नीचे ले जा रही थी जब मुझे मारपीट कर रहे थे। पुलिस उसको बुलाती है और वो आता है, बोलता है 2 घंटे लगेंगे कुछ, और 2, 2.5, 3 घंटे के बाद वो आता है उसके किसी दोस्त के साथ, उसके दोस्त ने, और वो 2-3 घंटे में सब कुछ वो लोग अरेंजमेंट करके आ जाते हैं। और फिर पता चलता है कि वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर थी, वहाँ पे लेडी जो उसकी फ्रेंड है, उसकी सास होती है, जिसको वो लेके आया था। तो फिर उन लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अलग से रूम में जाओ, हम इसकी स्टोरी सुनेंगे, वो क्या बोलता है, फिर हम आपको जब बुलाएंगे तब आना। उन्होंने मुझे अंदर किसी रूम में बिठाया, मैं वहाँ बैठी थी और मैं सुन रही थी। जब ये आया और बात कर रहा था तो ये ऐसा बोल रहा है कि वो तो गुजरात में है, वो यहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पे ही रहती है, वो हमें बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है, मुझे टॉर्चर करती है, ये सब बातें बोल रहे थे। तो उसमें से फिर बोला, मुझे बुलाया बाहर कि तुम बाहर आ जाओ, कि ये तुम्हारी वाइफ है। तो वो शॉक हो गया मैं सामने, और मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था, मैं टूट गई थी, पूरा बिखर गई, मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। लेकिन फिर 5 मिनट के बाद क्या हुआ कि पुलिस मुझे बोल रही है कि तुमको जो भी बोलना है ना वो तुम कन्नड़ा में एप्लीकेशन लिख के दो। और वो लोग पहले शुरू में मुझे बोल रहे थे कि मुझे कन्नड़ा नहीं आती है, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। तो मैं हिंदी बोलती थी और वो लोग थोड़ा सा टूटा फूटा हिंदी बोल के मुझे कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन ये हो जाने के बाद दे आर ऑल स्पीकिंग इन कन्नड़ा, और वो मुझे बोल रहे कि तुम कन्नड़ा ही बोलो, क्योंकि मुझे नहीं आता है तो तुम मुझे वो, इसलिए वो लोग मुझे सिर्फ वही करने के लिए बोल रहे हैं जो मैं नहीं कर सकती, कभी मैं वो कभी नहीं कर सकूंगी, है ना। तो बस यही लूप होल से अब तक केस चल रहा है। आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे वीडियो जरूर देखिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। जो है आप लोग मेरी फैमिली है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं 16 साल से, मैं और मेरा पूरा परिवार इसमें झुलस रहे हैं। हम जितना भी आगे इसमें खत्म करने जाते हैं ना, उतना ही वो लोग जला के सुलगा के छोड़ देते हैं हम पे ही। तो आप लोग जो बोलते हो ना कि इंटरनेट पे कि सब कुछ फीमेल्स के फेवर में है, सब कुछ औरतों के फेवर में है, सब कुछ सिर्फ लेडी है इसलिए उसके फेवर में हो जाता है, तो जी नहीं, मैंने यहाँ पे मेरे ऊपर वो दरिंदगी देखी है जो किसी जेंट्स पे भी नहीं होती है। तो ये 16 साल में वो होता है। जेंट्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं वकील, जेंट्स के साथ अभद्रता नहीं करते हैं। मेरे साथ हुआ है ये सब कुछ, तो प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आगे की स्टोरी बताऊंगी, फिर से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई हूँ। प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए, कमेंट सेक्शन में आपकी पॉजिटिविटी, आप मुझे स्ट्रेंथ से पूरा कमेंट सेक्शन भर दीजिए, ताकि मैं रोज़ आपको ये वीडियो से बताना चाहती हूँ। 16 साल की स्टोरी है, और मैं जितनी भी बार 3 मिनट की वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं 15 दिन तक उसमें गरकाव कर जाती हूँ, क्योंकि मैं वो चीज़ें रिलीव कर रही होती हूँ। मैं वो चीज़ों को 16 साल से रिलीव कर रही हूँ। तो 16 साल की जो लाइफ है ना, वो मैंने देखी ही नहीं। जो 16 साल पहले या आज की जो प्रेजेंट लाइफ है वो मैं जी ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक 2006 की लाइफ ही जी रही हूँ। वो लोग मुझे इसी लूप में फंसाए रखे हैं, और वो लोग अपना पॉइंट प्रूफ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का फल है, मेरे भगवान जी का आशीर्वाद है कि मैं अभी तक हूँ, वरना बहुत हिम्मत चाहिए होती है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन भर दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे हौसला दीजिए। मुझे आपकी और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। तो हाय गाइस, 2010 की ये शायद लास्ट रील रहेगी। आई मेक श्योर कि आपको नेक्स्ट रील जो है उसके आगे मिलेगी, क्योंकि 2010 में ऑलरेडी 2 रील बाय पार्ट 41 में बना चुकी हूँ। तो इसको भी मैं पार्ट 41 ही नंबर दूंगी, ताकि फ्यूचर में अगर समझना है तो समझ पाए और वो डॉक्यूमेंट भी हो। तो बताती हूँ कि 2010 में क्या हुआ था। 2010 में फाइनली मुझे रियलाइज हुआ था कि मुझे यहाँ आना पड़ेगा, या वो लोग मुझे भेजना चाहते हैं वहां से कुछ भी करके, और वही मैं करती थी जो वो लोग चाहते थे, वरना मुझे सिर्फ और सिर्फ मार खाना पड़ता था।
तो वो लोगों ने सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया, पुलिस के साथ मिल गए और मुझे टिकट बनवा के खुद दोनों की यहाँ पे अकेले भेज दिया था, जैसे कि प्रीवियस रील में मैंने बताया है। 2010 में मैं यहाँ पे आई और मैं सीधा मेरी मम्मी के घर नहीं जा पाई क्योंकि मेरे सारे रिश्ते तुड़वा दिए थे, कभी कांटेक्ट करने ही नहीं दिया था ड्यूरिंग 4.5 ईयर्स। तो मैं किस मुंह से जाती मैं बता चुकी हूँ। तो मैंने कांटेक्ट किया मेरी एक दोस्त को और मेरी दोस्त है, मैं उसके घर पे गई 2 दिन के लिए। 2 दिन में वहाँ पे रुकी, थोड़ा सा इमोशनली सेटल हुई। 3 दिन की मेरी जर्नी थी और बैठते ही मुझे पता चल गया था, मुझे वैसे अकेले ही बिठाया था तो कोई भी समझ जाता, पर अंदर ऐसे होता है ना कि दिल के डीप डाउन से ऐसे चीख चीख के आवाज एक ही निकलती थी कि यार तू समझ, वो जो समझ जाएगा, आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम समझोगे, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मैं जो दिल से बात कर रही हूँ ना वो सुन रहा है। तो अंदर वो चीजें चल रही थी। 2 साल तक मेरे दोस्त के यहाँ पे रही और मेरे दोस्त को मैंने कुछ नहीं बताया कि ये सिचुएशन हुई है। हाँ, मैंने उसको ये बताया था कि मेरी और मेरे ससुराल में कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। शी वाज सैड, उससे आगे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे पता था कि बहुत ही गंभीर सी बातें हैं। तो मैंने उसको ये बताया कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, प्लीज हेल्प मी आउट। तो वो लग गई थी मेरे लिए रहने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि शादी के वक्त मुझे बहुत टॉर्चर किया गया था और मेरे फैमिली का माहौल इतना खराब कर दिया था। मेरी मम्मी को मुझे जिस सिचुएशन में 2.5 महीने 3 महीने किडनैप करके रखा था मीडिएटर लोगों ने, बेटी बना के मुझे, तो वो लोगों का जो बिहेवियर रहा है कि हम लोगों को शादी में भी मेरे किसी दोस्त को नहीं मिलने दिया था। तो वो सिचुएशन से थोड़ी सी वो अवेयर थी एंड शी कुड रिकॉल दैट पेन। तो उसने मुझे रहने के लिए थोड़ा सा आश्वासन दिया। 2-3 दिन में उसके घर पे रही थी और ड्यूरिंग भी वो कोशिश कर रही थी कि मेरी मम्मी को कांटेक्ट करे पहले वो, क्योंकि मैं एकदम से जाऊंगी तो मेरी मम्मी को भी धक्का लग सकता है। मैं वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए थोड़ी सी सक्षम थी, मेंटली थोड़ा सा डिप्रेस थी, हेल्पलेस थी, लेकिन मेंटली मैं वो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, तो मुझे अलग ही रहना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक रूम मिल जाए, थोड़े दिन मैं वहां पे रह के फिर मैं मेरे हस्बैंड को फोन करूंगी, हम दोनों बात करेंगे, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जो हर हस्बैंड वाइफ में होती रही है और मैं 4 से 5 साल तक करी हूँ। ना मैंने कभी उसके सामने कोई सवाल किया, ना मैंने उसको कभी डांटा। कितनी भी मार पड़ती थी, चीख निकल जाती थी, तभी चीख निकलती थी, उसके अलावा मेरी कोई आवाज ही नहीं उसने सुनी। तो मुझे वो भरोसा था कि हम दोनों सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो कुछ भी करके बहुत ढूंढने के बाद एक जगह पे एक रूम मिला था रेंट पे, मैं वहां रहने गई। मेरी दोस्त ने कुछ करके मम्मी को कांटेक्ट किया और मेरी मम्मी तो समझ गए थे क्योंकि उनके साथ यहाँ पे भी वो सब बिहेवियर वायलेंस चल ही रहा था। वो चलने के बाद मेरी मम्मी ने को मैंने बताया कि ये करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मम्मी मुझे एक एनवेलप देती है कि ये हमारे एड्रेस पे आया था, मुझे पता नहीं है, लेकिन पोस्टमैन ने तुम्हारा नाम बताया था, तो मैंने उसको रख दिया था साइड में, किसी को बताया नहीं। मुझे लगा कि तुम्हारा होगा, तुम जब आओगी तो दे दूंगी। मेरे पहुंचने से पहले मुझे एक लीगल नोटिस भेज दिया था वकील के द्वारा कि मैं उसको छोड़ के चली गई हूँ और मैं उसको घर जमाई बना के रखना चाहती हूँ। दिस वाज रिटन इन द नोटिस। जो मेरी मम्मी ने वो एनवेलप खोला भी नहीं था क्योंकि ना उनको इंग्लिश आती थी ना ही उनको कन्नड़ आती थी। ठीक है, तो चीजें कन्नड़ा में और इंग्लिश में एनवेलप के ऊपर शायद लिखी हुई थी, अभी मुझे याद नहीं है, बात 2010 की है। दूसरी बात कि लेके हम लोग मिले थे मेरी मासी को, मेरी मासी के कांटेक्ट में हमारे समाज के एक एडवोकेट थे जो मेरी मासी के भतीजे हुआ करते थे, तो इट इज विद इन द फैमिली। ठीक है, तो हमने उनको हायर किया, उन्होंने मेरे 2 केस एडमिट किए, एक मेंटेनेंस का और दूसरा उन्होंने डोमेस्टिक का सजेशन शायद दिया था। तो वो उन्होंने कुछ भी ऐसे रफ, हमने इतनी सारी बातें बताई, पर जैसे बनी बनाई एप्लीकेशन डाल दी जो मुझे समझ में आई है 12 साल के बाद। तो मैंने जो भी बात बताई थी वो कुछ लिखी नहीं, बनी बनाई कुछ 10-12 लाइन की जो फॉर्मल चीज होती है वो सब लिख के उन्होंने एडमिट कर दिया। फिर 2010 में ये हुआ, उसकी जो नोटिस आई थी वो पढ़ के ही मेरे दिल चूर चूर हो गया, टूट गया था। घर जमाई बनाने की बात करें, मैं खुद रोड पे हूँ, मैं किसी की सिंपैथी ले रही हूँ, मैं किसी को बोल रही हूँ कि मुझे प्लीज 1 महीने के लिए एक रूम दे दीजिए, क्योंकि 1 महीने के कम तो कोई रूम देगा नहीं, तो मुझे 1 महीना रुकना भी शायद नहीं है, तो मुझे 1 महीने के लिए दे दीजिए, मैं रेंट अरेंज करके दे दूंगी। और फिर 2010 में मेरी तरफ से 2 केस फाइल करवाए मेरे वकील ने और उसकी तरफ से ये नोटिस था, उसका हमने रिप्लाई दिया। रिप्लाई देने के लिए जिस वकील से मिली ना, मेरी अग्नि परीक्षा, मेरी जिंदगी की सबसे गंदा चैप्टर वहीं से शुरू हुआ है, जो मैं आपको अगली रील में बताऊंगी। बात यहाँ पे ही अभी पूर्ण करती हूँ। एक बात बताती हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे रील बनाने में। प्लीज मेरे यूट्यूब वीडियो में जाके सपोर्ट कीजिए, वॉच कीजिए और मुझे आपके सजेशन दीजिए। आप देख रहे हैं इतनी गर्मी है, मैं डिप्रेशन की दवाई भी ले रही हूँ और मेरी आंखें आपको बता रही है। काफी दिन हो गए मैं एक 2 मिनट का 3 मिनट का रील नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा चेहरा लेके कैसे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा सा तो प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। मेरे दिमाग में इतने सारे थॉट्स, इतने साल के, जब एक बात निकलती है तो पूरा जैसे 20 साल की सोच निकल जाती है। बहुत टफ रही है मेरी जर्नी। प्लीज सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। सो गाइस, मैंने अब तक आपको बताया था कि 2010 में जब मेरे केस स्टार्ट हुए तो मैंने एक रेंट के रूम लिया था जो मुझे 1 महीने के लिए चाहिए था, और वो ढूंढने में मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि एक पैसे नहीं थे, दूसरी बात मुझे कोई क्लू नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ जाऊंगी, किसको बोलूँ, कैसे बोलूँ। मेरे पास शायद एक छोटा सा फोन था, लेकिन मेरे पास किसी का नंबर नहीं था।
वो फ़ोन में सिर्फ मेरे हस्बैंड का फ़ोन नंबर था, मेरी ननद का था, मेरे ससुर का फ़ोन नंबर था, मेरे दियर का फ़ोन नंबर था, लेकिन उस पे मुझे फ़ोन करना कभी अलाउड ही नहीं था, तो और करने का कोई फ़ायदा नहीं था। दूसरी बात कि गुजरात में, अहमदाबाद में 2010 में एक लड़की को, मेरी एज होगी शायद उस वक्त 25-26 के बीच में, ठीक है, मुझे देख के लोग मना कर देते थे कि नहीं, हमें जवान छोकरीओने घर नहीं आपता, એટલે કે हम यंग लड़की को अकेली को नहीं देंगे। कुछ भी कर करके मेरी मम्मी ने उनके जैसे वो भजन में जाते थे, कीर्तन में कभी कभी जाते थे, तो ऐसे ऐसे किसी को बात करके किसी के घर के अंदर, ठीक है, मतलब एक आंटी तैयार हुए तो उन्होंने उनके घर के अंदर जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे मुझे एक रूम देने के लिए वो एग्री हुए। वो भी तब जब हमें झूठ बोलना पड़ा। मेरी मम्मी ने ऐसा बताया कि हमारा घर बहुत छोटा है, हम वहाँ पे रख नहीं सकते हैं, और जमाई और लड़की, जमाई मतलब दामाद, ठीक है, दामाद और मेरी बेटी दोनों को रहने के लिए एक रूम चाहिए। 2 लोग हैं, मतलब हम कपल है, वो यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए एक रूम चाहिए, महीने के लिए रुकने वाले हैं, तो फिर आपका जो भी रेंट या ऐसा कुछ हो तो उनको शायद ज़रूरत थी, तो वो अग्री हुए, ठीक है। सच बताते तो नहीं कुछ भी मिल रहा था, ये रियलिटी है, बहुत ही बिटर रियलिटी है। और वहाँ से शुरू हुई और मेरे टूटना मेरा वहाँ से शुरू हुआ। आते ही मैंने मेरे हस्बैंड को और मेरे फादर इन लॉ को, मुझे जितने मौके मिले, जिसके फ़ोन मिले, मैं सब, रोड पे अगर कोई मुझसे बात कर लेता, मैं मंदिर जाती थी, रूम में बैठी रहती थी, मंदिर जाती थी, रूम में बैठी रहती थी, दिन में मैं 10 बार जाती थी, है ना। दोपहर को जब मंदिर बंद है, रात को मंदिर बंद है, तो मैं रूम पे आ जाती थी। मैं किसी ना किसी मंदिर पे जाती थी, कभी ये मंदिर, वो मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, और रास्ते में या किसी ने बात कर लिया तो मैं उनको पूछ लेती क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ, और जैसे ही बोलते हाँ, तो मैं मेरे हस्बैंड को फोन लगाती और मेरे ससुर को फोन लगाती, और दोनों ही मेरी आवाज सुन के ही फोन कट कर देते थे। मैंने कभी फेसबुक यूज नहीं किया था, मैं फेसबुक मेरा अकाउंट था, पर मैंने कभी कुछ ज्यादा यूज नहीं किया है, और मैं आज भी नहीं करती हूँ, मुझे उतना कुछ पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो वहां पे जाके मैंने मेरे हस्बैंड का अकाउंट और मेरे देवर का और मेरी ननद का अकाउंट ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि ऑफकोर्स मेरे फादर इन लॉ का तो नहीं होगा, वो मैं सोचती थी, मुझे नहीं पता वो कितने वेल वर्स है या नहीं। तो वो ढूंढते ढूंढते मुझे मेरे हस्बैंड का अकाउंट मिला। मैंने वहां पे भी मैसेज भेजा, कॉल किए, लेकिन वो फोन नहीं उठाता था, और मैं जितने भी कॉल करती थी, मेरा नंबर तो उसने ब्लॉक ही कर दिया था, और मैं जितने कॉल करती, मैं दिन में 50 बार फोन करती थी। उस वक्त एसटीडी पीसीओ थे 2010 में, तो जहां जहां दिखते थे मैं वहां जाके मेरी मम्मी से पैसे लेके मैं फोन करती थी। वो फोन उठाता और डिस्कनेक्ट करता, ताकि मैं परेशान हूँ, मेरे पैसे खर्च होते जाए और बात भी ना हो। मैं जैसे कि मैंने बताया आप सबको कि 2010 से मैं मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर इन लॉ को और मेरे कांटेक्ट में जितने लोग थे उनको याद करके ढूंढ के कॉल, मैसेज या फेसबुक तब था, मैं इतना ऑपरेट नहीं करती थी, पर फिर भी सीख के ढूंढ के ट्राई करती रहती थी पूरा दिन। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी, पेट की भूख खो चुकी थी, मिट गई थी। मैं सुबह उठ के निकल जाती थी 6 बजे 7 बजे, नहा धो के यहाँ वहाँ घूमती थी, सबको ढूंढती थी कि मेरी उससे बात कराए, कौन करा सकता है, कैसे कराएंगे, मैं कहाँ जाऊँ, किसको मिलूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस वकील ने मुझे पहले एक्सप्लॉइट किया, मुझे नहीं पता कि आपके वकील के साथ एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हुआ है जो आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो 2010 में जब मैं यहाँ पे आई, उससे पहले ही मुझे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 की नोटिस मिल चुकी थी, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। बस मेरा अंदर का जो डर था, जो वहां से मैं निकली थी, मुझे जो बोलते हैं ना कि मेरी गट फीलिंग बोल रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो गया, वो एक्चुअली हो चुका था, मैं सही थी। और ये जब हाथ में आई और मुझे पता चला कि ये नोटिस है और उसमें जो लिखा है सब कुछ गलत है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं जिसके साथ रही थी वो गलत ही था, वो झूठ ही बोलता था, मुंह खोलता था और झूठ निकलता था उसके मुंह से। इतना कॉन्फिडेंसली निकलता था कि आप सच को भी एक बार झूठ बोल दोगे, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता था उसको आप झूठ नहीं बोल पाओगे। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस हद तक जाएगा, वो लीगल नोटिस भेजेगा, वो भी झूठी। समझ रही हूँ आपके ये सब चीजें सिर्फ झूठी होती है, अब तक आप समझ चुकी है, लेकिन उस वक्त मैं इतना टूट चुकी थी और लोगों को सिर्फ मैं एक लड़की दिख रही थी, है ना, 25 साल की लड़की। यहाँ पे माहौल इतना खराब था और मैं स्पेसिफिकली जहां मुझे जाना चाहिए था इसके सॉल्यूशन के लिए, वहां पे सिर्फ भेड़िए बैठे हैं, वहां पे सिर्फ वासनाखोर भेड़िए बैठे हैं काला कोट पहन के। ये बात मुझे समझ आई ऑलमोस्ट 12 साल के बाद, और मैं अब वो चीज बोलती हूँ, मैं ओपनली बोलती हूँ, मेरे साथ जो भी होता है मैं लिखती हूँ। इसलिए अब उन लोगों को इतनी तकलीफ हो चुकी है कि वो लोग सब एकजुट होकर मेरे पीछे पड़ रहे हैं। इसलिए आप मुझे अपना साथ और सपोर्ट दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए। आपको एक क्वेरीज है, उसका जवाब मैं अपने नेक्स्ट रील में दूंगी कि मैं
कैसे जीती हूँ, मेरा इनकम सोर्स क्या है, मेरे साथ मतलब मैं अपना लाइफ कैसे सरवाइव करती हूँ, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। अगर भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रील में, और आपको अर्ज करती हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना, सपोर्ट करना, क्योंकि मेरे पास शायद वो एक सोर्स रह जाएगा मेरे लिविंग के लिए, मेरे सर पे छत भाड़े की ही हो या मेरे पाँव के नीचे ज़मीन हो, उसके लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेंटेनेंस है, जी हाँ, सेक्शन 125 सीआरपीसी 2010 में जो फाइल हुआ था उसकी ऑर्डर हुई थी 2012 में, जिसमें मुझे मेंटेनेंस अवार्ड किया गया था। कितना मैं वो भी आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन वो मेंटेनेंस रिलीज हुआ 2019 में, और मैंने 2010 से 2019 तक 100 से ज्यादा वकीलों को मिली हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझे मेरे राइट से अवेयर नहीं किया, मुझे मेरा मेंटेनेंस नहीं दिलाया, जिसका ऑर्डर हो चुका था, अवार्ड हो चुका था। वो प्रोसेस जब तक अवार्ड हुई है तब तक मेरे साथ मेरे वकीलों ने भी बहुत खेल किया, सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन किया। जबकि बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा रुक जाइए। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2011-12 में क्या हुआ। ठीक है, 2011 में मैं गई थी, जिन लोगों ने मेरी शादी करी उन लोगों ने मुझे, मैंने आपको बताया है कि नहीं, पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि उन लोगों ने मुझे इंसल्ट करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, जो बोल रहा था कि वो मेरा बाप है और लाइफ टाइम अब मुझे कुछ भी होता है तो जैसे बेटी अपने बाप को बोलती है ना, वैसे छोटी छोटी बात हो या बड़ी बड़ी बात, ससुराल में कोई भी तंग करता है या कुछ भी होता है तो मैं मेरी माँ के घर नहीं जाऊँ, मैं सीधा उसके घर पे ही जाऊंगी और मैं उसको ही सवाल करूंगी। ठीक है, तो मैं 5 साल के बाद जब मुझे ऐसे निकाल दिया गया, अकेले भेज दिया गया, डेवस्टेटेड हो गई, और मुझे गलत नोटिस भी पकड़ा दी सेक्शन 9 की। वो लेके मैं गई, मैं एक बार नहीं, मैं 10 बार गई, और 10 बार मेरी इंसल्ट करके मुझे इतना बड़ा उनके घर पे ऑलरेडी प्रोपोगंडा खड़ा कर देते थे, हो हल्ला मच जाता था, उसके नेबर को सबको उन लोगों ने भड़का के रखा था। वो लोग मुझे देखते ही खड़े हो जाते थे जैसे कि मैं कोई हार्डकोर क्रिमिनल हूँ, मैंने बहुत कुछ उनका लूट लिया है, मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया है उन लोगों के साथ, मेरे साथ जो हुआ है। और मैं वो डिप्रेस्ड कंडीशन में अहमदाबाद में जब मैं आई थी 5 साल के बाद, आप समझ सकते हो कि मैं 5 साल वहां पे जो रही हूँ ना, वो मेरी जिंदगी के मैंने 50 साल बराबर थे। मैं रोज मार खाती थी, मैं खुद अपना नाम भूल चुकी थी, मैं मेरी मम्मी का चेहरा तक भूल चुकी थी। वो सिचुएशन में जब मैं अहमदाबाद में आती हूँ तो मुझे कुछ नहीं याद रहता कि मैं कहाँ जाऊँ, सिर्फ ये 1 या 2 घर के अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। वो एक जगह था मेरी मम्मी का जहाँ पे मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों से मुझे छीन के उन लोगों ने अपने घर में रखा, मेरा ही नाम खराब किया कि मैं चाहती हूँ वहां पे रहना, मैं चाहती हूँ शादी करना, इसलिए वो लोग मेरी शादी करवा रहे हैं, वो लोग बहुत महान है। ये सब बातें मुझे 2010 में जब मैं यहाँ पे आई हूँ तब धीरे धीरे पता चल रही है। 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद एक एक बात मुझे पता चल रही है, और मेरी रातों की नींद चैन सब गायब हो चुका है। मुझे पता चल रहा है कि 5 साल से जो मैं जिंदगी जी रही हूँ वो सिर्फ एक छलावा था, एक फेक लाइफ थी, और मैं वहां पे जिंदगी अपनी दे रही हूँ। मुझे धमकियां दी जा रही है, अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी माँ को और मुझे मार डालेंगे, फेंक देंगे। मेरा ससुर मुझे वहां पे वो लोग जब पीटते थे तो वो बोलता था कि तेरे टुकड़े टुकड़े करके कहीं पे फेंक देंगे जंगलों में जाके, और किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर मुंह से आवाज निकली तो। और ये सेम चीज यहाँ पे मेरी मम्मी को बोली जाती थी, मेरी मम्मी को भी धमकाया जाता था, मेरी मम्मी को मेरे नाम से भी धमकाया जाता था कि वो लोग वहां पे मुझे काट के फेंक देंगे, मुझे वहां पे मार डालेंगे। तो मेरी मम्मी भी चुपचाप अंदर अंदर घूट रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और रिश्तेदार तो सब पहले से ही अपना पल्ला छुड़ा के बैठे चुके हैं सालों से। वो लोग मेरी शादी के नाम से मेरी मम्मी का भी ख्याल नहीं रखा, सारे रिश्ते कट कर दिए मेरे ऊपर। वहां पे भी एक गिल्ट और एक गुनाहित फीलिंग जो आती है ना, वो आने लगी कि यार मैंने शादी की तो मैंने गुनाह कर लिया। वो सिचुएशन मेरी मम्मी को देख के मैं उनको पहचान नहीं पा रही थी। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी, वो बिल्कुल सिकुड़ गए थे, हड्डियां दिख रही थी, उनसे खाना नहीं खाया जाता, उनको पता नहीं है कि उनकी बेटी का क्या हुआ, कहाँ लेके गए, कैसा है उसका घर, कैसा है उसका पति, उसका ससुराल कैसा है।